आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसपी कश्यप सक्सेस पॉइंट पर स्वागत है। कक्षा 10 विज्ञान भौतिक विज्ञान देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक देखिए जो आपके आने वाली परीक्षा के लिए काफ़ी हेल्पफुल सिद्ध होंगे। पहला टॉपिक देख लीजिए आपका प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश का किसी वस्तु से टकराकर वापस लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ये मान लीजिए आपका कोई दर्पण हो जाएगा, ये आपका कलई क्या भाग होता है। फूटा हुआ शीशा देखा होगा आपने, जो है लाल रंग से कलई किया रहता है, ये वाला भाग हो जाएगा। और ये ऊपर वाला भाग वो है जिससे आप चेहरा देखते हैं, ये कलई किया भाग हो जाएगा, ये परावर्तक तल हो जाएगा। जब शीशे पर कोई प्रकाश किरण पड़ती है तो ऐसे टकराकर वापस लौट जाती है। यहाँ पर ये आकर टकरी, यहाँ पे सीधी लाइन खींच दीजिए, इसको अभिलंब बोलते हैं। जो किरण आकर टकराती है आपतित किरण, और जो यहाँ से किरण निकली इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। यह आपका आपतन कोण हो जाएगा, ये परावर्तन कोण हो जाएगा। देखिए परिभाषा परावर्तन की, जब प्रकाश किसी चिकने या पॉलिशदार तल पर गिरता है तो उससे टकराकर उसका अधिकांश भाग वापस लौट आते हैं। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। परावर्तन के दो नियम, पहला आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। ये पहला नियम हो जाएगा, तीनों एक ही बिंदु पर आकर मिलते हैं। दूसरा नियम देखिए, परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। जितने कोण पर किरण पड़ती है उतने ही कोण पर यहाँ से परावर्तित होती है। ये हो जाएंगे परावर्तन के नियम। परावर्तन जो है दर्पणों में होता है, और दर्पण मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, अवतल व उत्तल। देखिए दर्पण जो है मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, अवतल व उत्तल। वह गोलीय दर्पण जिसके उभरे हुए भाग पर पोलिश, वह गोलीय दर्पण जिसके उभरे हुए भाग पर पोलिश, ये इसका द्वारक कहलाता है। ये पी हो जाएगा ध्रुव, ये मुख्य फोकस एफ हो जाएगा, ये सी। इन सभी की परिभाषा आपको पता होनी चाहिए। इस प्रकार का जो दर्पण है आपका, ये अवतल दर्पण कहलाता है। उत्तल दर्पण देखिए, वह गोलीय दर्पण जिसके दबे हुए भाग पर पोलिश और उभरा हुआ भाग परावर्तक होता है। इसमें जो परावर्तन है उभरे हुए भाग से होता है, इसको बोलते हैं उत्तल दर्पण। ये इसका पी हो जाएगा, ये एफ हो जाएगा, और ये सी हो जाएगा, वक्रता केंद्र। अब इन सभी की परिभाषा देखिए। कोई भी जो दर्पण होता है किसी गोले का भाग होता है, ये गोला मान लीजिए, इससे काटकर ये दर्पण बना है, ये इस गोले का केंद्र हो जाएगा। इस प्रकार से काट लीजिए इसमें से, और यदि आप काट कर इसके इस भाग पर पॉलिश कर देते हो तो अवतल हो जाएगा, और अंदर वाले भाग पर पॉलिश कर देते हो तो उत्तल हो जाएगा। ये समझिए परिभाषा। पहला हो जाएगा आपका वक्रता केंद्र, दूसरा हो जाएगा वक्रता त्रिज्या। इन सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए, तभी आगे समझ आएगा। उसके बाद ले लीजिए ध्रुव, मुख्य अक्ष, उसके बाद ले लीजिए द्वारक, मुख्य फोकस तथा फोकस दूरी। परिभाषा आपको पता होनी चाहिए। पहला देखिए वक्रता केंद्र, उस गोले के केंद्र को जिसका कि दर्पण एक भाग है, उस गोले के केंद्र को जिसका कि दर्पण एक भाग है, दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। चित्र में बिंदु सी दर्पण का वक्रता केंद्र है। दूसरा देखिए वक्रता त्रिज्या, उस गोले की त्रिज्या को, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी, उस गोले की त्रिज्या को जिसका कि दर्पण एक भाग है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तीसरा देखिए ध्रुव, परावर्तक तल के मध्य बिंदु को, परावर्तक तल वो होता है जिधर से चेहरा देखा जाता है दर्पण में, ये हो जाएगा परावर्तक तल। इसका जो मध्य का पॉइंट है उसको बोलते हैं ध्रुव। दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। चित्र में बिंदु पी दर्पण का ध्रुव है। चौथे पे आ जाइए मुख्य अक्ष, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को जो मिलाने वाली रेखा है
उसको दर्पण की मुख्य अक्ष कहते हैं। दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। 5वें पा जाइए, द्वारक। दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को, ये परावर्तक तल हो जाएगा, इसका व्यास हो जाएगा, जिस तरह सर्किल का व्यास होता है इस प्रकार से इसका व्यास हो जाएगा। दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। चित्र में M1 M2, चित्र में M1 M2 क्या है, दर्पण का द्वारक है। छठे पॉइंट पर आ जाइए जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मुख्य फोकस तथा फोकस दूरी। इसको समझने के लिए आपको ये चित्र देखना होगा। यह आपका जो है अवतल दर्पण हो जाएगा। द्वारक हो जाएगा, द्वारक बता चुके आपको क्या होता है। ये P हो जाएगा, ये F हो जाएगा, ये C। दर्पण, अवतल दर्पण पर यदि समांतर किरणें पड़ती है तो ये सभी किरणें एक ही पॉइंट से होकर जाती है। इसको बोलते हैं दर्पण का मुख्य फोकस, अवतल दर्पण का। उत्तल पर आ जाइए। वह दर्पण जिसके दबे हुए भाग पर पोलिश और उभरा हुआ भाग क्या होता है, परावर्तक, उसको क्या बोलते हैं, दर्पण का परावर्तक तल। ये हो जाएगा, इसका मध्य बिंदु P हो जाएगा, ये F, ये C। यदि उत्तल दर्पण पर समांतर किरणें पड़ती है तो ये टकरा कर वापस लौट जाएगी, इस प्रकार से देख लीजिए, इस प्रकार से वापस लौट जाएगी। और हमारे को ऐसा प्रतीत हो गई कहाँ से आ रही है, F से, ऐसा प्रतीत हो गई F से आ रही है। तो ये हो जाएगा उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस। देखिए परिभाषा, लेंस की दर्पण की मुख्य अक्ष पर स्थित, दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली, इस प्रकार से ले लीजिए, दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से टकराने के बाद या दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है, या अब इस वाले के लिए देखिए, या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उसको दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। दोबारा से देख लीजिए, दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें जिस बिंदु से होकर जाती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उसे दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी को दर्पण की मुख्य फोकस दूरी कहते हैं। ये हो जाएगा आपका मुख्य फोकस तथा फोकस दूरी। यदि आप कहीं पर सफ़र में है तो ईयरफोन वगैरह लगा कर भी जो है वीडियो को सुन सकते हो, जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा, आपके याद हो जाएगा। अब देखिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। कुछ ना कुछ इसमें से आपको मिलना है। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, इससे पहले कुछ नियम समझ लीजिए, तभी आपकी समझ आ जाएगा। देखिए, ये जो है M1 M2 द्वारक हो जाएगा, ये ध्रुव हो जाएगा, F हो जाएगा, ये C। यदि अवतल दर्पण पर समांतर किरणें पड़ती है तो मुख्य फोकस में को निकल के जाती है। यदि F में को निकल के जाती है तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, और यदि C में को निकल के जाती है तो उसी रास्ते से वापस लौट जाती है। ये आपको याद रखना। समांतर टकराती है तो F में को जाएगी, F में को जा रही है तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, C में को निकल के जा रही है तो उसी रास्ते से वापस लौट जाएगी। देखिए, पहली कंडीशन देखिए, जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब किस प्रकार का बनेगा। ये हो जाएगा आपका अवतल दर्पण, ये इसका द्वारक हो जाएगा M1 M2, ये P हो जाएगा, F हो जाएगा, ये C। ये कोई वस्तु है जो दर्पण से बहुत दूरी पर है, अनंत पर है। अनंत से कोई किरण यदि F में को निकल कर जाती है तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, C यहाँ को ले लीजिए। यदि कोई किरण C में को जाती है तो उसी रास्ते से
वापस लौट जाएगी, तो इस वस्तु की इमेज बन जाएगी। इस प्रकार से सूर्य का प्रतिबिंब दर्पण में बहुत छोटा सा बनता है। सूर्य जबकि पृथ्वी से बहुत बड़ा है, तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या हो जाएगी? वास्तविक उल्टा वस्तु से बहुत छोटा। आपसे प्रकृति पूछा जाएगा, क्या हो जाएगी प्रतिबिंब की प्रकृति? वास्तविक उल्टा और वस्तु से बहुत छोटा, ये हो जाएगा। पहला क्वेश्चन आपको इसी प्रकार का मिलना है, तो ये कंडीशन हो जाएगी जब वस्तु अनंत पर हो। दूसरी कंडीशन देखिए, जब वस्तु अनंत वह वक्रता केंद्र के बीच में हो। देखिए ये आपका अवतल दर्पण हो जाएगा, इसका द्वारक हो जाएगा ये ध्रुव, मुख्य फोकस, वक्रता केंद्र, ये अनंत। और वस्तु को यहाँ पर कहीं रख लीजिए, ये आपकी वस्तु हो जाएगी ओ ओ डैश। इससे समांतर किरण चली तो एफ में को निकल कर जाएगी, और जो सी में को जाती है दर्पण से टकराकर उसी रास्ते से वापस लौट जाएगी, तो ये आपकी इमेज बन जाएगी प्रतिबिंब। तो इसकी प्रकृति क्या हो जाएगी? वास्तविक उल्टा वस्तु से, बस ये वर्ड आपको नहीं लगाना है, बहुत वर्ड ये छोड़ दीजिए। वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा, ये हो जाएगा दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन पर आ जाइए। तीसरी कंडीशन देखिए, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? हो जाएगा M1 M2, ये P हो जाएगा, ये F हो जाएगा, ये C। और वस्तु को C के ऊपर रखिए वक्रता केंद्र पर, O O डैश। इससे समांतर किरण टकराती है तो F में को निकल कर जाएगी, और जो F में को निकल कर जाती है तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, ये हो जाएगा। वास्तविक उल्टा वस्तु के आकार का, जितनी बड़ी वस्तु है उसी के आकार का प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक उल्टा वह वस्तु के आकार का। इनमें से आपको कुछ ना कुछ जरूर मिलना है। चौथी कंडीशन देख लीजिए, जब वस्तु वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में हो, मुख्य फोकस के मध्य में हो। देखिए ये हो जाएगा, ये आपका M1 हो जाएगा, M2 हो जाएगा, P हो जाएगा, F C। और वस्तु कहाँ पर रखिए? इन दोनों के बीच में, यहाँ पर रख लीजिए O O डैश। इससे समांतर किरण टकराती है तो F में को निकल कर जाएगी, जो F में को निकल कर जाती है तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। अब जो है बड़ा प्रतिबिंब बनना शुरू हो जाएगा। वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा, वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा हो जाएगा। पांचवी कंडीशन देखिए, जब वस्तु मुख्य फोकस पर हो। सेम कंडीशन लेंस के लिए है, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है दर्पण का, इसमें से जरूर क्वेश्चन बनना है। 6 के 6 आप बड़े अच्छे से तैयार कर लीजिए कंडीशन। ये P हो जाएगा, ये F हो जाएगा, ये C हो जाएगा। और वस्तु कहाँ पर रखिए? F के ऊपर रखिए, मुख्य फोकस पर। यहाँ से समांतर किरण टकराती है तो F में को निकल के जाएगी, और जो C में को जाती है उसी रास्ते से वापस लौट जाएगी। तो एक दूसरे के पैरेलल चलती है, कहाँ पर मिलेगी? अनंत पर। तो यहाँ पर प्रतिबिंब की प्रकृति क्या हो जाएगी? वास्तविक उल्टा वस्तु से बहुत बड़ा अनंत पर, वास्तविक उल्टा वस्तु से बहुत बड़ा अनंत पर। लिख लीजिए आप।
लास्ट वाली कंडीशन देखिए, जब वस्तु मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में हो, लिख लीजिए, जब वस्तु मुख्य फोकस व ध्रुव के बीच में हो और वस्तु यहाँ पर कहीं रखी है इन दोनों के बीच में, ये हो जाएगा ओ डैश। यहाँ से समांतर किरण टकराती है तो एफ में को निकल कर जाएगी और जो सी में को निकल कर जाती है तो उसी रास्ते से वापस लौट जाएगी। इधर तो इनको मिलना नहीं, बीच की दूरी बढ़ती जा रही है तो ये पीछे मिलेगी, कहीं पर पीछे बढ़ाइए, ये हो जाएगा। पीछे हमने कल्पना करी है, यदि पीछे मिलना है तो यहाँ पर मिलेगी, जहाँ पर कल्पना होती है वहाँ पर आभासी प्रतिबिंब बनता है, तो प्रतिबिंब की प्रकृति हो जाएगी आभासी सीधा वस्तु से बड़ा, आभासी सीधा और वस्तु से बड़ा। केवल इस कंडीशन में सीधा प्रतिबिंब बनता है, बाकी सभी में उल्टा। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। यदि आपको इस वीडियो से कुछ लाभ हुआ तो कमेंट कीजिए, तभी आपको आगे वीडियो प्रोवाइड कराई जाएगी। धन्यवाद।